नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। हमीरपुर जिले के डोह गांव का एक परिवार पिछले 1.5 साल से डाकघर में जमा की गई पूंजी को पाने के लिए जिला प्रशासन के पास भटक रहा है। डोह गांव के निवासी देवेंद्र कुमार को अपने स्वर्गीय पिता द्वारा जमा करवाई गई राशि को पाने के लिए दिक्कतें पेश आ रही है। देवेंद्र कुमार के पिता ने स्थानीय डाकघर में करीब 3 लाख रुपए की राशि जमा करवाई थी, लेकिन इसके लिए नॉमिनी न बनाए जाने से ये राशि परिवार को नहीं मिल पा रही है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान देवेंद्र कुमार ने बताया कि गत 1.5 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई है और पिता के द्वारा बस्सी डाकघर में करीब 3 लाख रुपए की राशि जमा है, लेकिन नॉमिनी ना होने के चलते राशि नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट की मांग डाकघर द्वारा की जा रही है, लेकिन सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी राशि नहीं दी जा रही। देवेंद्र कुमार ने बताया कि घर की हालत भी दयनीय है और बारिश से मकान को भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि सांसद अनुराग ठाकुर से भी समस्या के हल के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। सर, मेरी समस्या है, मेरे पिताजी की लास्ट ईयर डेथ हो गई थी। उनका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट था, जो डेथ के बाद मैं उनका पासबुक लेके पोस्ट ऑफिस में गया तो उन्होंने बताया कि इसकी जो है कोई वारिस नहीं है, तो आप जो है कि हमीरपुर जाके कोर्ट से लेटर लाओ, इशू कराओ सेशन से। तो पिछले साल मैंने जो मंथ ऑफ जून में अप्लाई कर दिया था इसके लिए, तो अब जून से लेके ऑलमोस्ट आज की डेट में 1.5 साल होने जा रहा है। इसका जो कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी कैसे ना कैसे करके सोल्यूशन निकले, क्योंकि इसी पिछली बार इससे मेरे घर की स्थिति भी थोड़ी खराब हो गई। वहाँ पे भी 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। आज की डेट में मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको दिया जाए और मेरे पैसे जो ये दिए जाएँ, और चाहे जज साहब डिसीजन दें या प्रदेश सरकार डिसीजन दे, जो भी हैं जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को जो है हल किया जाए। हमीरपुर से सिटी चैनल के लिए अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। इन दिनों चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल के सभागार में नेतृत्व विकास एवं प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जिला के बीएमओ, एमओ, एसएमओ को यूनाइटेड स्टेट अथॉरिटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिका के सलाहकारों द्वारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारियां दी जा रही है, ताकि जिला के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हो और वे अपने कार्यों को और अच्छे ढंग से कर सके। यूनाइटेड स्टेट अथॉरिटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिका के सलाहकारों द्वारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चंबा में इन दिनों नेतृत्व विकास एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान जिला चंबा के 20 बीएमओ, एमओ, एसएमओ को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें उन्हें लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारियां दी जा रही है, ताकि जिला के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हो और वे अपने कार्यों को और अच्छे ढंग से कर पाएं। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए यूनाइटेड स्टेट अथॉरिटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिका सरकार की संस्था के राज्य समन्वयक प्रवीण कुमार ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों में नेतृत्व विकास की भावना को जगाना है, ताकि डॉक्टर कारगर ढंग से मरीजों को मोटिवेट करने में सफल हो सके। यूएसएड के असिस्ट प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो चंबा में डॉक्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के इनिशिएटिव्स उन्होंने काफ़ी दिया है, काफ़ी कुछ काम हुआ है, और उससे वो चाहते हैं कि इस एरिया में लीडरशिप, डॉक्टर्स अच्छा लीडरशिप निभाएं, जिसके कारण क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव जो है और इम्प्रूव कर सकें। उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं और 2 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं है, ये पहला मॉड्यूल है। ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं वो 3 भागों में होगा। जो आज और कल 2 दिन का पहला मॉड्यूल है, उसके बाद जाके डॉक्टर्स को अपने अपने ब्लॉक या रीजन एरिया में उनको कुछ नया इनिशिएटिव करना पड़ेगा, जिसका फॉलोअप हम लोग कोचिंग कॉल के थ्रू करेंगे, और उसके बाद 2 महीने बाद हम लोग फिर मिलने वाले हैं। ऐसे 3 मॉड्यूल्स करने वाले हैं, और तीनों मॉड्यूल्स हम लोग एक साथ समझते हैं, जिसके कारण क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स जो बहुत कुछ यहाँ हो रहा है उसे और अहम दे रहे हैं, जिसके कारण, और उसके लिए हम मानते हैं
कि सबसे पहले डॉक्टर्स की लीडरशिप और तगड़ी होनी चाहिए था और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और वो सब हमने देखा है कि डॉक्टर्स हमेशा चाहते हैं कि वो कुछ नया सीखें, नया टेक्निक्स, नए मेथड्स, और वो सीखने के बाद उसका फ़ायदा वो अपने ब्लॉक एरिया में अपने पेशेंट्स को अपने ब्लॉक्स में वो लोग इसका बेनिफिट लोगों को दे सकते हैं। सिरचैन के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। हाल ही में अमेरिका की नेशविल सिटी में आयोजित हाइड्रोविजन इंटरनेशनल कार्यक्रम में चंबा के डॉक्टर मोहिंद्र सलारिया ने विकास का वैकल्पिक मॉडल दुनिया के सामने रखा। अपने अनुभव के बारे में जानकारी देते हुए सलारिया ने बताया कि आजकल विकास के मॉडल में मानवीय पक्ष की अवहेलना है, जिस कारण इन योजनाओं से पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके तहत वे बेनिफिट शेयरिंग पार्टिसिपेटरी मॉडल का प्रचार कर रहे हैं। अमेरिका की नेशविल सिटी में हाल ही में आयोजित हाइड्रोविजन इंटरनेशनल 2014 में चंबा के समाजशास्त्री डॉक्टर मोहिंद्र सलारिया ने विकास का वैकल्पिक मॉडल दुनिया के सामने रखा। हाउ योर प्रोजेक्ट अफेक्ट्स माई रिवर नामक पैनल में बतौर पैनलिस्ट डॉक्टर सलारिया का चुनाव दुनिया के 4 पैनलिस्टों में किया गया था, जो चंबा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। हाइड्रोविजन में बतौर पैनलिस्ट भूमिका निभाने वाले डॉक्टर सलारिया एकमात्र भारतीय हैं। इस वैकल्पिक मॉडल को प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर सलारिया कहते हैं कि विकास के मॉडर्न मॉडल की जगह बेनिफिट शेयरिंग प्रोस्पेरिटी मॉडल होना चाहिए। इस मॉडल में इंजीनियरिंग और आर्थिक पक्ष के साथ साथ मानवीय पक्ष को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। इस मॉडल को डॉक्टर सलारिया 2009 में जर्मनी के ब्रॉन शहर में स्थित यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत कर चुके हैं। 25/2014 को अमेरिका के टेनेसी प्रांत के नेशविल शहर में आयोजित हुई हाइड्रोविजन 2014 में एक पैनलिस्ट के रूप में भूमिका निभाई, और जिसमें जो मेरी टॉक थी वो हाउ योर प्रोजेक्ट अफेक्ट्स माई रिवर्स के ऊपर 4 पैनलिस्ट सारी दुनिया से चुने गए थे, उसमें से एक मैं भी था। और उसमें हमने अभी चल रही जो विकास का मॉडल है उसके ऊपर असहमति जताई, और हमारा ये मानना है कि विकास के वैकल्पिक मॉडल की आज बात होनी चाहिए, जिसमें कि क्योंकि जो अभी का जो मॉडल है वो पूरी तरह से मानवीय जो कंसर्न्स हैं उनको नहीं देखता है, और इसलिए मानवीय कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए विकास का वैकल्पिक मॉडल जो है उसको हमने सारी दुनिया के सामने रखा और उस मॉडल को सराहा गया। और 1-2 लोगों ने तो उसको अपने जो फोर्थ कमिंग प्लान्स हैं उसमें भी लाने की बात कही, और इसमें मुख्यतः जो बात है उसमें विकास का जो मानवीय पक्ष है, जो कि अभी तक के जो मॉडल्स हैं डेवलपमेंट के विकास के उसमें वो उसकी कमी है, उस कमी को ठीक करने की, उस कमी को सुधारने की शासन और प्रशासन को मदद करने की बात इसमें कही गई है। सिरचैन के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र संघ चुनाव में रोक लगाने के बाद प्रदेश भर में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। सभी छात्र संगठनों द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। चंबा में भी सभी छात्र संगठनों ने इसके विरोध में महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक के बाद पूरे प्रदेश में छात्र संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस फैसले के विरोध में चंबा महाविद्यालय में भी एसएफआई, एनएसयूआई व एबीवीपी छात्र संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठन के सदस्यों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा पिछले वर्ष भर में तानाशाही रवैया अपनाते हुए कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें रूसा प्रणाली भी एक है, जिसे छात्रों के हितों को पूर्ण रूप से दरकिनार किया गया है, और अब तानाशाही रवैया कायम रखते हुए छात्र संघ चुनाव को रद्द किया गया है, जिसका छात्र संगठन विरोध करते हैं। चुनावों को रद्द कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है 1 साल के लिए। एसएफआई इसका पूरे प्रदेश भर में कड़ा विरोध करती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो इसी के चुनाव है इसको बंद करवाने के लिए हमारी प्रदेश सरकार, जो हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन है, उसकी ये मंशा है कि कहीं न कहीं जो आम छात्र है उसकी बात जो है हायर अथॉरिटी तक न पहुंचे, क्योंकि सीएससी जो छात्र संघ होता है ये
हमारी हायर अथॉरिटी और आम स्टूडेंट के बीच में एक पुल का काम करता है, जो कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को हायर अथॉरिटी तक ले जाता है और उसको सोल्व करने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन इसका जो विरोध करते हैं, ये सरासर जो स्टूडेंट्स को जो अधिकार दिए गए हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। अगर स्टूडेंट्स को अधिकार ही दिए गए हैं तो उनके साथ जो है ये खिलवाड़ कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। CSE के जो इलेक्शन है, अगर वो नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। छात्र संघ चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। ये जो छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं उनका सरासर हनन हो रहा है। प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले तो रूसा लागू किया और रूसा की कमियों के कारण आज 9 महीने हो गए हैं और फर्स्ट सत्र का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। सिरचैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के बलेरा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का ड्राइंग टीचर चमन लाल कक्षा में पढ़ाने की बजाय शराब के नशे में धुत होकर बेवजह बच्चों की पिटाई करता है, जिससे बच्चे डरे सहमे रहते हैं। ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन द्वारा कई बार इसकी शिकायत आला अधिकारियों को की गई है, लेकिन अभी तक इस शराबी अध्यापक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के बलेरा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलेरा का ड्राइंग टीचर चमनलाल कक्षा में पढ़ाने की बजाय शराब के नशे में धुत होकर बेवजह बच्चों की पिटाई करता है। जब विरोध किया जाता है तो गाली गलौज पर उतर आता है, जिससे बच्चे डरे सहमे रहते हैं। गांव वालों ने बताया कि ये टीचर महाशय कई महीनों से स्कूल में शराब पीकर ड्यूटी पर आते हैं। उन्होंने कहा कि क्लास में कौन सा शब्द इनके मुंह से निकल जाए इन्हें खुद पता नहीं होता। ग्रामीण इसकी शिकायत कई बार आला अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन शराबी अध्यापक का कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि अगर शराबी अध्यापक को यहां से बदला नहीं गया तो विद्यार्थियों का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। आज भी ये शराबी टीचर शराब के नशे में धुत होकर मेडिकल लीव लेकर स्कूल के पास बेसुध होकर गिरा हुआ था। अब देखना ये है कि शराबी टीचर कब तक इस हालत में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहेगा और शिक्षा विभाग व सरकार कब तक आंखें मूंदी बैठी रहेगी। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं सड़क पर लेटा हूँ और करते हैं क्या आप? भावना की मैं कदर करता हूँ आदमी। और करते हैं क्या आप? मैं क्या करना सड़क पर लेटा। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं या मेरी भावना पता क्या नहीं, अगर मैं छुट्टी लेके यहाँ पढ़ा हूँ तो मेरी भावना क्या इमीडिएट नाइट जो करें। स्थानीय पंचायत प्रधान अनीता देवी ने बताया कि ड्राइंग टीचर चमनलाल रोजाना शराब पीकर स्कूल में बच्चों से उल्टे सीधे जवाब पूछकर मारपीट करते हैं और हुड़दंग मचाते रहते हैं। और ये हमारे बलेरा स्कूल के जो डीएम टीचर हैं, इनके बारे में कुछ हमारे पास बहुत दिनों से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ये जो रोज़ मतलब उनका रोज़ाना का ये काम ही बन गया है कि रोज़ स्कूल में जाके वो उन्होंने शराब पीकर बच्चों को उल्टे सीधे सवाल पूछकर मारपीट करना और ऐसे ही हुड़दंग मचाते रहते हैं। और अभी भी रोज़ डेली बस 11-12 बजे के बीच में वो दुकान पर डेली चले होते हैं और खाना खाने का समय ना कोई इनका है और ना तो कोई पढ़ाने का। और बच्चे वैसे बहुत दुखी हो चुके हैं और हमारा साल का 6-7 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चों को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। और इनकी हम लिखित भी एसएमसी की तरफ से इनकी शिकायतें कर चुके हैं शिक्षा विभाग के चंबा, और उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा कदम नहीं लिया जिससे हमारी बलेरा वालों की समस्या का कोई समाधान हो सके। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलेरा के एसएमसी प्रधान ओम प्रकाश ने बताया कि ड्राइंग टीचर चमनलाल रोजाना शराब पीकर स्कूल में आते हैं, जिसकी स्कूल के प्रधानाचार्य की तरफ से शिक्षा विभाग चंबा को शिकायत की जा चुकी है, परंतु शराबी अध्यापक का कुछ नहीं हुआ, इससे स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जी, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलेरा का एसएमसी प्रधान हूँ और हमारे स्कूल में ये हमारे ड्राइंग अध्यापक जो हैं उनकी बड़े समय से समस्या चली आ रही है। उसके बारे में हमने जो डीटीओ प्रिंसिपल हैं उनके पास भी कई बार लिखित शिकायत की है और उसके
उनके माध्यम से चंबा डिप्टी डायरेक्टर हायर को भी कई बार लिख चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है और उनका रवैया जस का तासी बना हुआ है और हमारे बच्चों की जो है शिक्षा का स्तर जो है बिगड़ता ही जा रहा है। अगर स्कूल में ऐसे अध्यापक शराब पीकर बच्चों को डांटेंगे, पीटेंगे या फिर ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो शिक्षा का स्तर, सरकार की जैसे नीति है कि शिक्षा का स्तर को ऊंचा ले जाना है, तो अगर स्कूल में ऐसे अध्यापक होंगे तो स्कूल का शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा। स्कूल की प्रधानाचार्य माधवी सिंह ने बताया कि इस शराबी ड्राइंग टीचर चमनलाल की शिकायत उन्होंने आला अधिकारियों से की है, जिसकी कार्यवाही में इस टीचर को केवल लिखित रूप से ही चेतावनी आई है। उन्होंने माना है कि ये शराबी टीचर अक्सर शराब पीकर पढ़ाने की बजाय बच्चों की बेवजह पिटाई करता है, जो सरासर गलत है। जो भी रिटर्न कार्रवाई हुई थी और जो भी प्रधान साहब ने देखा, हम लोगों ने देखा या गांव लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा, वो तमाम बातें हमने ऊपर तक की हुई हैं, जानकारी दे दी है वहाँ भी, और इससे संबंधित ऊपर से कार्रवाई भी हुई है, चेतावनी भी आया हुआ है, कार्रवाई तो हो रही है और निसंदेह ये गलत है, बच्चों में ये मैसेज गलत जाता है। आपने जो अभी बताया कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, थोड़ा सा यहाँ पे हमें लग रहा है जैसे चूक है। वार्निंग आई है डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस की तरफ से चेतावनी पत्र इनको दे दिया गया है। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। हमीरपुर में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने पिछले 10 साल से लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं को जोर का झटका दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने लैंडलाइन कनेक्शन लगवा रखे हैं, उन्हें सुविधा न मिलने से केवल किराया ही चुकाना पड़ रहा है और सेवाएं बुरी तरह से चरमराई हुई है। हमीरपुर जिला के तहत आने वाली BSNL की भीड़ा एक्सचेंज के तहत 1 माह से ठप होने के चलते लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। हमीरपुर जिला के तहत आने वाली BSNL की भीड़ा एक्सचेंज के गत 1 माह से ठप होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक्सचेंज 5 पंचायतों को सुविधा पहुंचाती है। इसके अंतर्गत 25 से 30 गांव आते हैं। हालांकि उपभोक्ताओं द्वारा बार बार BSNL विभाग के पास शिकायत भी की है, लेकिन फिर भी समस्या का हल नहीं हुआ। एक्सचेंज ठप होने के कारण ना तो ब्रॉडबैंड सुविधा, ना ही इंटरनेट, ना ही लैंडलाइन फोन चल रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों में भी एक्सचेंज के ठप होने पर गहरा रोष पनप रहा है। इस समस्या से जहां घर बैठे उपभोक्ताओं को समस्याएं झेलनी पड़ रही है, वहीं जिन लोगों का कारोबार इंटरनेट से संबंधित है, उन्हें भी आए दिन आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 1 माह से BSNL विभाग के पास खराब एक्सचेंज की शिकायत की गई है, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। उनका कहना है कि घरों में रखे हुए टेलीफोन भी शोपीस बन गए हैं और इंटरनेट सेवाएं भी बेहाल हो गई हैं। वाईफाई कनेक्शन दिया हुआ अपना BSNL का, वो कई दिनों से बंद पड़ा हुआ। मतलब ये विभाग वालों से भी कई बार बात की, तो कोई एक्शन नहीं हो सकता, ना तो चलता है ना कुछ, बड़ी दिक्कत आ रही है। जो भी नंबर है ना यहाँ पे सारे मतलब कई सालों से, मतलब 2-3 सालों से कोई सिग्नल नहीं है, कोई बात नहीं होती है। मोबाइल जो ज़्यादातर सारे इंस्टॉल हो रही है, इसमें कन्वर्ट करवाने पड़े BSNL की वजह से। किसी भी हॉलीडे पे छुट्टी होती है तो जब BSNL उसके पिछले दिन ख़राब हो जाए तो वो 2 दिन, जैसे हॉलीडे रहता है तो 2 दिन तक लाइट नहीं आती है, तो BSNL भी नहीं चलता इसके साथ, और ब्रॉडबैंड भी नहीं चलता इसका, फ़ोन भी नहीं चलते हैं, बैंक भी नहीं चल रहे हैं। जैसा हम ट्रांजेक्शन करवानी हो तो वो 2-2 दिन तक वो एक्टिवेशन स्टार्ट नहीं होती है। चाहेंगे कि प्रशासन इसको जल्द से जल्द इसको ठीक करे, लेकिन प्रशासन मैं समझता हूँ वो अधिकारियों की बात करते हैं, वो बोलते हैं SDO साहब से बात करो, SDO बोलते हैं जी DGM से बात करो, और DGM बोलते हैं जी GM साहब से बात करो, तो ये आपस में ही उलझा रहता है। अब ये बोलते हैं कार्ड जल गए हैं, उपलब्ध होंगे तभी होंगे, और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमारा जो काम है वो मेनली नेट का ही है और 15 दिनों से बंद है, जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। और स्पेशली फिर उसके बाद पहले तो हमने 3-4 दिन वेट किया, लेकिन जब कोई इसमें कंप्लेंट भी की इसकी, लेकिन जब इसमें कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई तो हमें डोंगल लेने पड़े। तो इसमें वाईफाई भी हमने लिया हुआ था ब्रॉडबैंड में, ना तो फ़ोन चल रहा है और ना ही नेट मतलब
काम कर ब्रॉडबैंड काम कर। वहीं बीएसएनएल के डीजीएम अजीत कुमार ने माना कि समस्या विभाग के ध्यान में है और तकनीकी खराबी के कारण परेशानियां सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज के लिए तकनीकी उपकरण मंगवाया गया है और उपकरण आते ही एक्सचेंज कार्य करना शुरू कर देगी। लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड में आई थी पीछे। अभी एक वीक पहले के करीब जो है एक दिन हाई वोल्टेज की वजह से उसकी एक्सचेंज का जो पावर सप्लाई संयंत्र है उसमें ब्रॉडबैंड के इक्विपमेंट में और टेलीफोन एक्सचेंज में काफ़ी जो है तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से लोगों को कुछ जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें जो है 80% के करीब जो है ये दूर कर दी गई है, जो भी इसमें खराबी थी दूर कर दी गई है। बाकी अभी ब्रॉडबैंड को पूरी तरह ठीक करने के लिए अभी इक्विपमेंट का रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लग जाएगा। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर आज जनधन योजना का शुभारंभ किया, ठीक उसी तर्ज पर हमीरपुर के डीआरडीए भवन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल व उनके साथ हिमाचल सरकार में सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल ने जनधन योजना का शुभारंभ किया। हमीरपुर के डीआरडीए भवन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल व उनके साथ हिमाचल सरकार में सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल ने जनधन योजना का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि हमीरपुर के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर जिला के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं भोरंज के विधायक आईडी धीमान, जिला परिषद अध्यक्ष सरला शर्मा के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पीएनबी बैंक के सर्कल हेड विकास कुमार श्रीवास्तव ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनका लक्ष्य आज के दिन 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का है। उन्होंने कहा कि लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसलिए ये योजना शुरू की गई है और हर घर से 2 अकाउंट खोलना ये उनका लक्ष्य है। योजना इस नई गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि जितने बचे हुए 7.5 करोड़ परिवार के 15 करोड़ हितग्राहियों को इस बैंकिंग फैसिलिटी से जोड़ने की बात कही गई है। और इसीलिए 23 तारीख से 27 तारीख तक लगातार कैंप्स आयोजित किए गए हैं, जो सारे हर गांव, हर मोहल्ले में और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और 1 साल के अंदर इस पूरे प्रक्रिया को ख़त्म करने की बात कही गई है। उसके बाद इसके साथ साथ पेंशन और अन्य महत्वपूर्ण बैंकिंग फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। गौरतलब है कि पूरे देश में आज जनधन योजना लागू हुई है, जिसको लेकर अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि ये स्कीम जल्द से जल्द और प्रभावित रूप से लोगों तक पहुंच सके। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। किन्नौर के उन्नी डांग में पिछले 4 महीनों से भूस्खलन होने की वजह से क्षेत्र के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। भूस्खलन के कारण हिंदुस्तान तिब्बत रोड भी बंद है और वैकल्पिक मार्ग से वाहनों की आवाजाही हो रही है। मार्ग के कच्चा होने के कारण धूल मिट्टी से क्षेत्र के लोगों की फसलें तबाह हो रही है। वहीं कच्चे मार्ग से फसलों को मंडियों तक पहुंचाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लोगों ने आरोप लगाया है कि जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा सुरंगों के निर्माण और धमाकों से पहाड़ियां दरक गई है, जिससे गांव के लोगों को खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 200 किलोमीटर दूर उन्नी डांग क्षेत्र के लोगों के लिए राहु साबित हो रहा है। 4 माह से लगातार पहाड़ी दरक कर मलबा गिर रहा है। लोगों के सैकड़ों फलदार सेब के पेड़ इसकी जद में आ गए हैं। बागीचों के मध्य मोटी मोटी दरारें पड़ गई है। अब तक 40 लोगों के बगीचे भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। लोगों का आरोप है कि 1000 मेगावाट की करचम वांगतू जल विद्युत परियोजना निर्माता निजी कंपनी ने अवैध रूप से सुरंगों का निर्माण किया। इस दौरान तेज धमाके भी किए गए हैं, जिससे भूमि दरक गई है और लगातार भूस्खलन हो रहा है। लोगों का ये भी आरोप है कि मुख्य मार्ग बंद होने से वाहनों की आवाजाही टापरी उन्नी मीरू संपर्क मार्ग से कर दी गई है। मैं रामन नेगी, समाज सेवी ग्राम उरनी।
समाज सेवक हूँ और प्रभावित के क्षेत्र जहाँ भूस्खलन हो रहा है वहाँ मेरा घर है, बगीचा भी है। तो इसके क्षेत्र में जो भूस्खलन हो रहा है इसका मुख्य कारण है जेपी कंपनी। इस परियोजना के काम में के दौरान हैवी ब्लास्टिंग करके नीचे बेस को कमज़ोर कर दिया और जिस कारण सारा ऊपर का जो बगीचे हैं लोगों के वो भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। लगभग 40 से ऊपर के जिम्मेदार उनके बगीचे जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। मैं सत्यप्रकाश नेगी ग्राम पंचायत उर्नी से बिलोंग करता हूं और यूथ क्लब का सदस्य हूं। हमारा यहाँ खेतीबाड़ी जो हमारे खेत है यहाँ हमारा भी पड़ता है। हमारे साथ साथ लगभग अभी तक जो 40 लोगों के जो खेत है अभी तक पूरे डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पे मेन कारण इसका जो जेपी कंपनी के कारण ही हो रहा है। हमारे सहयोगी ने आपको बताया था उसी तरह से हैवी ब्लास्ट हो चुका है। इसमें कच्चे मार्ग होने के कारण लगातार धूल उठने से सेब के पौधों में कई बीमारियां पैदा हो गई है। सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। कच्चे मार्ग से सेब मंडी तक पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। किन्नौर के जिलाधीश डीडी शर्मा ने बताया कि उर्नी ढांग के भूस्खलन को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। सेब को क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। उसको वहाँ से निकाला जाएगा, लेकिन जहाँ तक उर्नी, चोलिंग और इसका टापरी के मार्ग का संबंध है वहाँ पे हम पूरे प्रयत्नशील है कि लोगों का जो भी यहाँ पे सेब का जो भी ढुलान होगा उसको सुचारू रूप से उसका प्रबंध किया जाए। पंचायत अध्यक्ष सुनील नेगी ने बताया कि वाहनों की आवाजाही संपर्क मार्ग से होने के कारण धूल बढ़ रही है। इससे सेब बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और यहाँ पे जो ट्रैफिक जो ऊपर से चली है, इतने हैवी जो भारी जो वाहन आ रहे हैं, उससे भी एक हमारे गांव में एक जो फसलों पर जो ये जो डस्ट उड़ रहा है, इससे भी काफी एक खासकर एक सेब के ऊपर माइट का उसमें सभी बगीचों में पाया गया है। सिरचैन के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। रामपुर में मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता ने तीज का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर नेपाली मूल की महिलाओं ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस अवसर पर संगठन के नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज की बैनर तले महिला तीज का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मूल प्रवाह के राष्ट्रीय नेताओं के अलावा विशेष अतिथि कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजलाल रहे। समारोह में नेपाल मूल की महिलाओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर खूब मनोरंजन। समारोह के दौरान मूल प्रवाह के नेताओं ने तीज के त्योहार के बारे में जानकारी दी और कहा कि नेपाल के 75 जिलों में आज ये त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने शिव को पाने के लिए पार्वती के प्रयासों का भी जिक्र किया और कहा कि महिलाएं निर्जल अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। मूल प्रवाह के राज्य अध्यक्ष बीबी विष्ट ने बताया कि नेपाली मूल के लोग महिला तीज धूमधाम से मनाते हैं। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। इसके बाद ये परंपरा चली है। शिमला के बचत भवन में आयोजित जिला परिषद की बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने वॉकआउट किया। जिला परिषद के सदस्यों का कहना है कि 13वें वित्त आयोग में जो नई गाइडलाइन आई है उससे सभी पुरानी योजनाएं खत्म हो गई है, जिससे जिला परिषद और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में रुकावट आएगी। उन्होंने मांग की है कि 13वें वित्त आयोग को पुराने तरीके से लागू किया जाए। शिमला के बचत भवन में जिला परिषद की बैठक में 13वें वित्त आयोग में किए गए फेरबदल के विरोध में सभी जिला परिषद सदस्यों ने वॉकआउट किया। जिला परिषद सदस्यों का कहना है कि 13वें वित्त आयोग में जो नई गाइडलाइन आई है उससे जिला परिषद व पंचायत स्तर पर कई योजनाएं खत्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग से जो पैसा जिला परिषद व पंचायत के लिए आता था उसमें भी सरकार ने भारी कटौती की है, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ेगा और प्रदेश की जनता प्रभावित होगी। उन्होंने सरकार से 13वें वित्त आयोग को पुराने स्तर पर लागू करने की मांग की है। 13वें वित्त आयोग का पैसा भारत सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को आता था। उसका 50% हिस्सा जिला परिषद को आता था, 30% पंचायत समिति का और 20% पंचायतों को जाता था। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी पिछले दिनों एक फैसला लिया जिसमें वो 50% जो जिला परिषद का हिस्सा उसको काट कर 30% रख लिया है और पंचायत समिति का जो हिस्सा है
जो 30% था उसको काटकर सिर्फ 10% रख दिया। एक कारण ये था कि आज हमने इस जिला परिषद की मीटिंग का बहिष्कार किया है। दूसरा कारण, जो ये पैसा जिला परिषद से हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे पंचायतों में डिफरेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनका कार्यान्वयन करने के लिए, उन स्कीम में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने कटौती की है। वो पहले 25 स्कीमें थी, जो उसमें सिर्फ 13 स्कीमें रखी हैं, और वो स्कीमें भी इतनी इरेलेवेंट है, इतनी अव्यवहारिक है कि वो हिमाचल प्रदेश में एप्लीकेबल ही वो स्कीमें नहीं है। उनमें से आधी तो जो हिमाचल सरकार ने नई गाइडलाइन शुरू की है, तो उससे जो नुकसान हुआ है वो आम जनता का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो पैसा जाता था हिमाचल प्रदेश की आम जनता का नीचे जो छोटे छोटे स्कीमें थी, जो कार्य थे वो होते थे। लेकिन जो अब ये स्कीमें दी, अगर उनको आप पढ़ेंगे तो इतनी अव्यवहारिक है कि वो हिमाचल प्रदेश में एप्लीकेबल नहीं हो सकती वो स्कीमें। आज हमने जो बहिष्कार किया है वो हमारा 13वें वित्त आयोग से संबंधित है। 13वें वित्त आयोग में जो हमारे अभी फंडिंग्स में कटौती हुई है और हमारी को जो नई गाइडलाइंस अभी थोपी गई है, वो उसी बात का हमने बहिष्कार किया है। और हम ये चाहते हैं कि वो ये अधिसूचना जो इसको दोबारा से बहाल किया जाए, और जो हमारे 25 मुद्दे पहले थे जिसके लिए हम फंडिंग्स दिया करते थे और जो ग्रामीण स्तर पर ही हमारे कार्य होते थे, हम चाहते हैं कि दोबारा से वो ये 13 काम भी अगर उसमें रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन वो 25 काम भी पहले से उसमें होने चाहिए। वहीं इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रेश्वर प्रसाद ने कहा कि 13वें वित्त आयोग में नई गाइडलाइन आने के विरोध में जिला परिषद के सभी सदस्यों ने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि इन मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और 13वें वित्त आयोग को पुराने स्तर पर लागू करने की मांग की जाएगी। जो 13वें वित्त आयोग में जो नई गाइडलाइन आई है उसके विरोध में आज इन्होंने वॉकआउट किया है, क्योंकि इसमें सरकार ने जो नई गाइडलाइन लाई है उसमें सब कुछ ख़त्म कर दिया है। जो पिछला हमारी स्कीमें जो थी लोगों से जुड़ी हुई वो सब खत्म हो गई। हम कल मंत्री से मिलेंगे, और भी आ रहे हैं प्रदेश के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे अपनी मांग लेके। ये गाइडलाइन वैसी होनी चाहिए जैसे पहले थी। अगर ये नई वाली इन्होंने अमेंड की है तो इसको उसमें ऐड कर दें। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस की शिमला ब्रांच का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में कंपनी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में कंपनी के सदस्यों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। राजधानी शिमला में समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। वीरवार को एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस द्वारा शिमला में अपनी ब्रांच के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल हेड दुर्गेश सरवाल ने बताया कि कंपनी की शिमला ब्रांच का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज हमारी पहली सालगिरह है यहाँ पर शिमला में। शिमला की ब्रांच को आज 1 साल हुआ है। 28 अगस्त 2013 को हमने यहाँ पर लॉन्च की थी ब्रांच। आज पूरा 1 साल हुआ है, तो इस वजह से एक अच्छी सर्विस हम देना चाहते थे, अपने सोशल वर्क करना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि ब्लड कैंप से अच्छा और क्या मकसद होगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। राजेंद्र कुमार राजू को इंटक शिमला शहरी का महासचिव नियुक्त किया गया है। अपनी नियुक्ति के बाद राजेंद्र कुमार राजू ने सिटी चैनल से बात करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष हरीश चनार्था, पूर्व महापौर सोहन लाल और इंटक के प्रदेशाध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह का उन्हें महासचिव चुने जाने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए पार्टी हित के लिए कार्य करेंगे। मुझे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी और हरीश चनार्था जी, हमारे हरदीप बाबा जी और हमारे पूर्व महापौर सोहनलाल जी ने जो मुझे यहाँ पर शहरी इंटक का महासचिव का पद मुझे जो सौंपा है, मैं उसके लिए उनका ऋणी हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं अपने पद का दुरुपयोग ना करके सदा इसके साथ ईमानदारी से काम करूंगा और हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहूंगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शिमला की कसुम्पटी शाखा में प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के शुभारंभ मौके पर विशेष वित्त सचिव KR भारती ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सैकड़ों खाता धारकों के खाते खोले गए और मुख्य अतिथि ने नए खाता धारकों को वेलकम किट भी दी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कसुम्पटी शाखा में किया गया, जिसका विधिवत प्रारंभ विशेष सचिव वित्त KR भारती ने किया। इस मौके पर SBI के उप महाप्रबंधक प्रभात कुमार मिश्रा ने मुख्य अतिथि अन्य मेहमानों व ग्राहकों का अभिवादन किया। प्रभात कुमार मिश्रा ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी देकर सम्मानित किया। उप महाप्रबंधक ने सरकार द्वारा घोषित इस कार्यक्रम की जानकारी दी और इस क्रम में खोले जाने वाले खातों से होने वाले लाभ की भी जानकारी दी और इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की हर शाखा में इसी तरह के कैंपों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर शाखा को लगभग 150 खाते खोलने का निर्देश दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताते हुए प्रभात कुमार मिश्रा ने बताया कि दूर दराज की शाखाओं में वित्तीय समावेश के लिए घर घर जाकर खाते खोले जाएंगे व बैंक द्वारा प्रयत्न किया जाएगा कि कोई घर या व्यक्ति छूट न जाए और इस काम के लिए गाँव को प्राथमिकता दी जाएगी। ये जो योजना है इसमें है कि पूरे जो अनबैंक पॉपुलेशन है अभी भी बैंक उसको मुख्य बैंकिंग के मुख्य चैनल में लाना और इसका मुख्य उद्देश्य जो है सो कि जैसे एक लिटरेसी मिशन इंडिया का हुआ करता था जिसमें कि सबों को साक्षर बनाना है, तो इसमें है कि बैंकिंग ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में सबों को साक्षर बनाना है, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी ये जागृत करना है। तो आप अपना पैसा बैंकिंग के मेन स्ट्रीम में लाएं, खाता में रखें, जो कि विकास में भी काम आएगा, आपको भी इंटरेस्ट मिलेगा, हर चीज़ होगा और आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप इससे ऋण का भी उपयोग करके और अपने काम को आगे बढ़ा सकें बहुत कम से कम ब्याज पर। जहां आपको 60% लगते हैं वहां बैंक में 10 से 12% पे आसानी से मिल जाते हैं। ये जो स्कीम है इसमें है 2-3 करके, एक कोई जो अकाउंट आप खोल रहे हैं इसमें कोई मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया, आप 0 बैलेंस से भी अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा कि जिन्होंने आज अकाउंट खोला उसमें 1 लाख का उनका इंश्योरेंस कवर जो है वो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। दूसरा कि अगर 6 महीने तक अकाउंट ठीक ठाक चलता है, किसी तरह का एडवर्स रिपोर्टिंग नहीं आती है, तो 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है सो वो उस अकाउंट में इनबिल्ट रहेगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि विशेष सचिव वित्त KR भारती ने बैंक द्वारा किए जा रहे अनथक प्रयासों की सराहना की और कहा कि आज भी हर व्यक्ति की पहली इच्छा स्टेट बैंक में खाता खोलने की होती है। समय में आने वाले बदलाव का बैंक की कार्यकुशलता में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे अधिक शाखा वाले बैंक का कार्य अनुकरणीय है। कि हर एक हाउसहोल्ड को बैंक के साथ जोड़ना और जैसे बताया गया कि उसके बचत की आदत को बढ़ाना और उसमें इमरजेंसी में कोई पड़ जाए, उसको कोई पैसे की जरूरत पड़ती है तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा इस स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा कर सकता है। उसके पास कोई पैसा भी नहीं, वो 5,000 और सबसे खूबी स्कीम की यह है कि दोनों इंडिया के लिए भी और अर्बन इंडिया के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी योजना है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि स्कीम में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख तक कवर है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चंदन की खेती को वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक आसानी से किया जा सकता है। चंदन न सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर आध्यात्मिक पौधा है, बल्कि गरीबी के भंवर में फंसे समाज को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये दावा जिला मंडी के दुर्गम गांव थली निवासी भूपराम शर्मा और उनके सहयोगी पवन ठाकुर ने किया है। दोनों ही चंदन प्रेमियों को वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद चंदन की नर्सरी तैयार करने में सफलता मिली है। हिमाचल प्रदेश में भूपराम शर्मा ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें निजी स्तर पर चंदन की नर्सरी तैयार करने में सफलता मिली है। चंदन की नर्सरी तैयार करने में उन्हें करीब 5 वर्षों से अधिक समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। चंदन की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भूपराम शर्मा अपनी टीम के साथ सोलन पहुंचे। सोलन के पुराने बस अड्डे में भूपराम शर्मा व उनके सहयोगी पवन ठाकुर ने लोगों को चंदन की खेती को अपनाने के प्रति जागरूक किया और व्यवसाय को अपना
अपनाने से भविष्य में होने वाले फायदों की विस्तृत जानकारी दी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए भूपराम ने कहा कि उन्होंने करसोग में पहले चंदन की खेती कर चंदन की पौध तैयार कर ये साबित किया कि हिमाचल में चंदन की खेती हो सकती है। अब वे चाहते हैं कि प्रदेश का किसान चंदन की खेती करे, इसलिए गांव-गांव जाकर चंदन की पौध दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमने पिछले 4-5 सालों से चंदन के बारे में इसके बारे में जब स्टडी किया तो हमने देखा कि ये चंदन 0 डिग्री तापमान से लेकर 45 डिग्री तापमान तक कहीं भी उगाया जा सकता है। ये साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है। उसके बाद हमने 2010 में चुराग जैसी जगह में जहाँ बर्फ पड़ती है उन जगहों में पहले इसको उगा के देखा। जब वहाँ 3-4 साल के जब वहाँ प्लांट हुए तो उसके बाद हमने इस पर एक्शन लिया। तो हमने इसको एक आम किसानों तक हमने जब देखा भी हिमाचल में जब चंदन की खेती अगर संभव है तो हिमाचल की पूरी इकोनॉमी को बदला जा सकता है चंदन के माध्यम से। और अगर लोग इसमें अवेयर होते हैं, अगर लोग इस पर अगर सहयोग देते हैं तो बहुत जल्दी हमारी एक इकोनॉमिकल स्थिति बिल्कुल परिवर्तित होगी और कोई भी हमारे समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा। इसको अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखो तो हिमाचल में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण की का प्रारूप जिस तरह से बिगड़ रहा है, उस प्रारूप को स्थिर करने के लिए एक सदाबहार हरियाली वाला वृक्ष है। इसका जो पर्यावरण की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है और बहुत ही मूल्यवान वृक्ष है। आज की डेट में एक चंदन की लकड़ी 12,000 से 13,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। भूपराम शर्मा को इस बात का मलाल है कि केंद्र और राज्य सरकार चंदन की खेती की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है, जबकि चंदन का पौधा पर्यावरण मित्र होने के साथ साथ देश से गरीबी को मिटाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अभी मैं इनिशियल तौर पे एक 50-60 हज़ार नर्सरी जो तैयार की थी उसमें से हमारी 10-15 हज़ार नर्सरी जो बिक चुकी है। अभी 35-40 हज़ार नर्सरी जो हमारे पास अभी पेंडिंग है। ऑन प्रोसेस मेरा एक विजन है हिमाचल की देवभूमि को चंदन में बनाने का जो विजन है वो मैंने और मेरे भाई पवन ठाकुर जी ने ये संकल्प लिया है और उस प्रोसेस में हमारी कम से कम 6 लाख सीढ़ी अभी ऑन प्रोसेस है जो जैसे भी वो अगले सीजन के लिए तैयार होती जाएगी। और हम लोगों को मीडिया के माध्यम से हर गांव में जाके ये जानकारी देना चाह रहे हैं हर किसानों को, हर बागवान भाइयों को कि वो चंदन के महत्व को समझकर चंदन को उगाएं अपनी और देश की आर्थिकी को बदलें और अपनी रोजी रोटी का एक सबसे आसान मार्ग हमारे हिमाचल में कोई भी गरीब नहीं कहलाएगा आने वाले समय में। देवभूमि हिमाचल प्रदेश को चंदनमयी बनाना दोनों का सपना है और इस दिशा में उन्होंने लोगों को घर द्वार पर जाकर चंदन की खेती को अपनाने के प्रति जागरूक करना भी शुरू कर दिया है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सो मेहता की रिपोर्ट। सोलन के ठोडो ग्राउंड में आयोजित ग्रीष्मोत्सव की 6ठी सांस्कृतिक संध्या पंजाबी गायक शमिंदर शमी के नाम रही। कार्यक्रम में हिमफेड के चेयरमैन अजय बहादुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सोलन के ठोडो ग्राउंड में आयोजित ग्रीष्मोत्सव की 6ठी सांस्कृतिक संध्या पंजाबी गायक शमिंदर शमी के नाम रही। संध्या में पहाड़ी गायक अरुण जस्टा ने भी एक से बढ़कर एक पहाड़ी गीत प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं शमिंदर शमी ने पंजाबी गायक गुरदास मान के एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर खूब समा बांधा। हिम फ्रेंड्स क्लब के सदस्यों ने जूनियर गुरदास मान शमिंदर शमी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सोलन के उपायुक्त मदन चौहान, पौंटा के विधायक किरनेश जंग, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चौहान, जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मोहन मेहता सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। रात भर जानू ना
सिरचैनल के लिए सोलन से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन में प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ लोकसभा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने किया। इस मौके पर सोलन के उपायुक्त मदन चौहान भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन यूको बैंक अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया और प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण भी कार्यक्रम के दौरान दर्शाया गया। सोलन में प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ लोकसभा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने किया। इस मौके पर सोलन के उपायुक्त मदन चौहान विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करने पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू होने से इसका सीधा लाभ लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी को बैंकों के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं बैंकों में जो खाता खोलेगा उसके तहत व्यक्ति का 1 लाख रुपए का बीमा भी होगा। कश्यप ने कहा कि इस योजना के तहत यूको बैंक नोडल बैंक के रूप में भी काम कर रहा है और जिला सोलन में इस योजना के शुरू होने से आम लोगों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत सभी क्षेत्र जहां बैंक सुविधा नहीं है वहां नई बैंक शाखाएं और एक स्थिर स्थान पर बैंक की सुविधा बैंकिंग एजेंट द्वारा प्रदान की जाएगी। आज इस चीज़ की आवश्यकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बेहतर तरीके से हो और आम जनता के बीच में नीचे से नीचे तक जो व्यक्ति है उसके अंदर एक ये भावना होनी चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ जो है धनराशि जो है वो उसको संजो के रखूं, यानी उसकी ये आवश्यकता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आम आदमी, हर एक आदमी, गरीब से गरीब आदमी जिसके पास मोबाइल होता है परंतु वो बैंकिंग में उसकी जो है वो भागीदारी नहीं होती है, तो जीरो अकाउंट पर जो है वो ये अकाउंट खोले जाएंगे और मुझे लगता है कि इसका लाभ जो है आम आदमी तक पहुंचेगा। गरीब से गरीब आदमी जो है इससे लाभान्वित होगा। उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम पहले भी चल रहा है व इस कार्यक्रम को और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना को मिशन के रूप में चलाया जाना है, जिसमें सभी घरों में लोगों के खाते खोलना अनिवार्य है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी बैंक अपने अधिकतम प्रयासों द्वारा 100% लक्ष्य हासिल करेंगे। उन्होंने योजना को लागू करने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 2 चरणों में लागू किया जाना है। पहले चरण में 15/8/2014 से 14/8/2015 तक सभी घरों में खाते खोलकर बैंकिंग की सुविधाएं दी जानी है। इस चरण में घर की महिला सदस्य को 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट दिया जाना है। वहीं रुपे डेबिट कार्ड का दिया जाना अनिवार्य है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निहित होगा। दूसरा चरण 15/8/2015 से 14/8/2018 तक रहेगा, जिसमें बीमा व असंगठित क्षेत्र में पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। सिरचैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन धन योजना का राज्य स्तरीय समारोह शिमला में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और राज्य स्तर पर इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के लीड बैंक यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक विशेष तौर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस योजना को आम जनता के लिए लाभदायक बताया और प्रदेश के सभी बैंकों में इसे सफल बनाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज शिमला में राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेश योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर आवास को बैंक खाता उपलब्ध करवाने और गरीब को बीमा कवर प्रदान करने का है। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ करने के बाद कहा कि इसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। योजना लोगों को अनेक अन्य लाभ उपलब्ध करवाने के साथ साथ प्रदेशवासियों को बैंकिंग प्रणाली के साथ भी जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि आरंभ में हर खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड तथा गरीब व्यक्तियों को दुर्घटना कवर के रूप में 1 लाख रुपए मिलेंगे। योजना में महिलाओं को 5,000 रुपए तक के सूक्ष्म ऋण का प्रावधान भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना है ताकि वित्तीय आपात के समय उन्हें योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जा सके। इससे गरीब व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय बैंकों की 1827 शाखाएं हैं, जिनमें से 1460 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जहां प्रति 13,000 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में प्रति 3,575 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा है और ये राष्ट्रीय स्तर से कहीं बेहतर है और इससे प्रदेश में बैंकों के सुदृढ़ नेटवर्क की जानकारी मिलती है। जन धन योजना आरंभ हो रही है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना में जनहित के अनेक प्रयास अपेक्षित है। संपूर्ण वित्तीय समावेश के लक्ष्य को पूरा करने में ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को बैंकों से जोड़ना सुनिश्चित किया गया है और इन्हें बैंकिंग क्षेत्र का लाभ प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक खाता धारक को रुपए कार्ड मुफ्त प्रदान किया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल होगा। इस योजना के अंतर्गत समयबद्ध तरीके से और भी कई लाभ, जैसे प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 5,000 रुपए तक के सूक्ष्म ऋण का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि सरकार की अभी मॉनसून सत्र की शेष बैठकों को फिर से बुलाने की कोई योजना नहीं है। संसाधन संग्रहण और अर्थव्यवस्था समिति के अध्यक्ष पद पर आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स को नियुक्त करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में वरिष्ठता के आधार पर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस पर किसी की भी नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक जेके गर्ग ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की जानकारी दी। गर्ग ने बताया कि ये योजना 2 चरणों में पूरी होगी और देश का हर परिवार इस योजना से लाभान्वित होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों में स्टाफ की कोई कमी नहीं है और बीते समय में बैंकों में सबसे अधिक भर्तियां की गई हैं और नई शाखाएं भी खोली गई हैं। जनधन योजना का यहाँ पे शुभारम्भ हुआ है। इस योजना के अंतर्गत जितने हाउस होल्ड हैं इंडिया में, उनके प्रत्येक हाउस होल्ड के कम से कम 2 अकाउंट हमको खोलने हैं। और अभी जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे यहाँ पे कि हिमाचल में आज 1,50,000 अकाउंट हमने खोले हैं और ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे लगता है कि ये योजना प्रधानमंत्री जी ने 1 साल का समय बैंकों को दिया है कि 15 अगस्त 2015 तक हमको कंप्लीट करना है, लेकिन लगता है उससे काफी पहले ही बैंक जो है ये टारगेट अचीव कर लेंगे। यूको बैंक के उप महाप्रबंधक ए.के. सिन्हा ने दावा किया कि हिमाचल में ये योजना सफल होगी और बैंक अपने लक्ष्य को जल्द ही पूरा कर लेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जनधन योजना का आज लॉन्च किया है और उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मुख्य अतिथि के रूप में हमने उनको इन्वाइट किया था, आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और हिमाचल प्रदेश के समस्त बैंक सभी लोगों ने अपना योगदान दिया और गांव में जितने हमारी शाखा कार्यरत है सभी बैंक के आज वो वहाँ पे एक कैंप लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। जिनका भी खाता बैंक में खुला है उनको जो पासबुक, रुपए डेबिट कार्ड, जो इंश्योरेंस फ्री एक्सीडेंट कवर के साथ उनको प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थियों को रुपए डेबिट कार्ड भी वितरित किए। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन, मुख्य सचिव पी मित्रा, प्रधान सचिव वित्त डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी, यूको बैंक के मुख्य प्रबंधक के वर्मा, प्रदेश सरकार तथा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायतों के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।